हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इनफैक्ट अभी जो करंट सिचुएशन होगी उसमें आप लोग सबसे ज़्यादा यही सोच रहे होंगे कि भाई आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या आपके बोर्ड के अलावा आप जो कंपटीशन देना चाहते हैं उनमें आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एन एक्शन दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब आपने कोई एक्शन किया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके आउटकम्स क्या होंगे। और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक वर्ड सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बेसिकली होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? आपको दोनों डेफिनेशन बहुत हल्का सा फर्क है और उसको समझिएगा। एन एक्सपेरिमेंट हुज ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जो भी आउटकम्स हैं आपको ऑलरेडी पता है, यू नो देम इन एडवांस, बट द आउटकम ऑफ एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि लेकिन उसका आउटकम आएगा क्या वो आप प्रिडिक्ट नहीं करते। आपको ये पता है कि ये आउटकम्स होंगे, पर आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली उनमें से कौन सा आउटकम आएगा। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपको ये तो पता है कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप सिक्का को उछालोगे तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। सिमिलरली जब आप लूडो खेलते हैं तो आप क्या करते हैं? डाई रोल करते हैं, है ना। अब डाई रोल करते हैं तो आपको पता होता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 6 आएगा, यहां तक पता होता है आपको, ठीक है। लेकिन जब आप रोल करते हैं तब आपको ये नहीं पता होता उसका आउटकम क्या है। तो जब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? A set of all possible outcomes associated with some random experiment is called sample space। यानी कि जितनी भी आउटकम्स होती हैं, जैसे कि हमने हेड और टेल की बात करी थी, तो दो आउटकम्स आपको पता है, तो वो इसका क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। डाई रोल की आपने तो आपको पता है कि क्या क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 आपका सैंपल स्पेस हो गया। और यूजुअली हम इसको जो है एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। अब देखिए इवेंट। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कि सब जो आपका सैंपल स्पेस है उसका एक सबसेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम एक दो कॉइन लेट से हमने टॉस किए तो हमारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस है? हमारे पास दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड, एक में टेल आ सकता है, एक में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है और दोनों में टेल आ सकता है, ठीक। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है और इसीलिए देखो हमने इसको कैपिटल एस से जो है डिनोट किया है। अब इसमें कई तरीके की इवेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। ये भी एक इवेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। नंबर ऑफ टेल्स इज एट लीस्ट 1। तो उस वो एक अलग आपका बन जाएगा, है ना। अगर एटलीस्ट 1 टेल की बात करें तो हमारे पास क्या बनने वाला है भाई? एच टी, टी एच और टी टी। तो ये हमारे पास एक इवेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इवेंट्स इसी के अंदर बना सकते हैं। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी, बहुत सारे यूज पता चलते चले जाएंगे। और आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी। If a random experiment can result in any one of n different equally likely outcomes, and if exactly n of these outcomes favors to A, then the probability of event A is defined as probability of A small n over capital N। अब देखिए है क्या, ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है ना। नंबर ऑफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, यानी कि आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। या आप 10th में करते थे, है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। ये हमने खूब किया है ना 10th में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डाई को रोल किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अकर। तो अगर इवन नंबर की बात करें तो जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 3 4 5 6। तो हमारा डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। और टोटल आउटकम्स अगर हमारे पास 6 हैं तो उसके बाद फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हमारे को, अब फेवरेबल सोचना है तो फेवरेबल में हमने पूछा कि भाई आउटकम जो है इवन आना चाहिए, इवन नंबर। तो आउटकम इवन नंबर क्या है, 2 4 एंड 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास 6 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अच्छा, अब देखो यहां पे जब हमने डेफिनेशन दी आपको तो वहां पे एक वर्ड आया, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। तो equally likely means events are said to be equally likely when no particular event has a preference to occur in relation to other event। मतलब बायस्ड नहीं है कि भाई ये इसको ये ज्यादा आ सकता है ना। जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, कोई प्रेफरेंस नहीं है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है ना। ऐसे जब आप डाई रोल करते हैं तो आपको ही नहीं पता होता कि भाई कौन सा आने वाला। हाँ, आपको टोटल तो पता होता है कि 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आ सकता है, लेकिन 1 ज्यादा आ सकता है ऐसा नहीं होता है ना। होता क्या, कोई भी आ सकता है। तो इक्वली लाइकली है, कोई भी प्रिफर्ड नहीं है वहां पे कि नहीं 3 ज्यादा बार आता है। वो शकुनी मामा वाले डाई नहीं है यहाँ पे ना, कि भाई नहीं वो उसने कहा 6 तो 6 आ गया, तो वो लोडेड डाई बोलते हैं उनको। ये हम अनबायस्ड की बात करते हैं यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे। अब एक और वर्ड यूज होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो क्या होता है, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल। मतलब ऐसी इवेंट जो साथ साथ नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि भाई हमारे को जो है सम, जो मैंने दो डायल रोल की और मैं ये कह रहा हूं कि भाई सम 5 आ जाए और सम 9 भी आ जाए। अब दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता है ना भाई, या तो 5 ही आएगा दोनों डाइस पे सम, या फिर 9 ही आएगा, या हो सकता है वो दोनों भी ना आए। लेकिन पर ये नहीं हो सकता कि 5 भी चला रहा है और 9 भी चला रहा है दोनों में सम। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए इस टाइप की जो इवेंट्स होती हैं उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि दोनों साथ साथ नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में नहीं हो सकती कि दोनों ही इकट्ठे हो गई। अब एक और वर्ड जो यूज होता है, एक और डेफिनेशन, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो क्या होता है, इवेंट्स एज अ consequence ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ नथिंग बियॉन्ड दोज लिस्टेड इन दिस सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैन अकर। मतलब ऐसी इवेंट्स जिनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता उस एक्सपेरिमेंट में, तो उनको बोलते हैं, उस टाइप की इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब क्या हो गया, सब एग्जॉस्ट हो गया, कुछ बचेगा नहीं उसके अलावा एग्जॉस्ट का मतलब बिल्कुल आप थक गए है ना, एग्जॉस्ट हो गए आप, तो अब मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात हो गई, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो भी आउटकम्स आ सकते थे आ चुके, अब आपके पास और कोई आउटकम नहीं हो सकता, तो उस तरह की इवेंट्स को बोलेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 डाई फेंकूं, पेयर ऑफ डाई अगर मैं रोल करूं, तो क्या होगा,
भाई या तो सम ऑड आ रहा होगा या सम इवन आ रहा होगा। दोनों डाई पे जो ऊपर नंबर आएंगे उसमें या तो सम ऑड आ रहा होगा या सम इवन आ रहा होगा, तो उसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये इवेंट जो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गई। या मैं बात करूं कि मान लीजिए फिर और सोचें, अगर हम दो डाई रोल करें, ठीक है, तो अब क्या, एक में एक आ सकता है, वन आ सकता है, दूसरे में वन से लेके फाइव तक कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही फर्स्ट में भी कुछ भी आ सकता है वैसे। तो अगर हम बात करें कि भाई सम, व्हाट कैन बी दी सम ऑन दीज टू, तो सम क्या क्या हो सकते हैं भाई। सम टू हो सकता है, 3 4 5 6 एंड अप टू 12 तक, बस इतने ही सम हो सकते हैं। इसके अलावा तो इन दोनों डाइस पे मिला के कोई सम नहीं आ सकता। लूडो खेलते हो तो पता है ना, 5 6 1 1 2 ऐसे बहुत आते हैं ना। तो इस तरीके के केस में तो क्या होगा, अब ये सारी इवेंट जो है ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहलाएंगे, क्योंकि अब ना तो 2 के अलावा कुछ आ सकता है, ना 12 के अलावा कुछ आ सकता है, और उसके बीच में ही आ सकता है ना। तो इस तरह की इवेंट्स जहां पे कि सम, इस केस के लिए है ना, इसी केस के लिए बात करें जहां पे हमने दो डाई रोल की हैं, तो सम इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी इवेंट जो है ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गई। अब इसके अलावा कुछ नहीं, एग्जॉस्ट हो गया सारे ऑप्शंस हमारे पास। अब कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं, उनको भी आप नोट कर लो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज वन, ऑफ कोर्स, है ना। अब आप देखो, मान लीजिए मैंने एक डाई रोल किया, तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तो क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वन है ना। और कोई आ ही नहीं सकता, 1 से लेके 6 में 3 ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर है। मैं कह ही रहा हूं या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये क्या हुई, श्योर इवेंट हो गई। और दूसरी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो, कि भाई ये इवेंट हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक डाई रोल किया और मैंने कहा कि नंबर 7 आएगा। भाई डाई में 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, 7 तो आ ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। अब तीसरा पॉइंट देखो, कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन अकरेंस ऑफ बोथ साइमल्टेनियसली इज इम्पॉसिबल। यानी कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उन दोनों की अकरेंस एक साथ इम्पॉसिबल है, ऑफ कोर्स है। आपने दो कॉइन टॉस किए, तो आपके पास एच एच या टी टी ये आने की, जो साथ साथ में आने की प्रोबेबिलिटी है ना, साथ में नहीं आ सकते। या तो एच एच ही आ रहा होगा या टी टी आ रहा होगा, क्योंकि दो ही तो कॉइन आपने रोल किए, है ना, टॉस किए। तो ये क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, है ना। और ये साथ साथ में आना इम्पॉसिबल है। तो यही चीज, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 बोलना चाह रहा है। अच्छा, अब जरा इसको जरा ध्यान दो, वेन डायग्राम, अगर हम वेन डायग्राम में इस तरह से काम करते थे, ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि भाई इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता ही है ना, ए भी है और बी भी है दोनों, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी भाई, यहाँ पे जीरो होगी, है ना, साथ साथ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 4 है, A and B are exhaustive, defined on sample space, then P A union B is equal to 1। यानी कि अगर दो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये दोनों एच एच और टी टी मान लीजिए हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक, तो ए यूनियन बी इस केस में क्या होगा, तो ए यूनियन बी हमारे केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों भाई, पूरा सैंपल स्पेस मिलके इन दोनों से बना है, तो इन दोनों का टोटल जो आएगा, अगर पूरा सैंपल स्पेस इन दोनों ने बना ही दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी वुड बी 1। अच्छा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी आप बड़े अच्छे से समझते हैं, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स हम उसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको याद रखें, है ना। अच्छा, एक पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज, भाई अगर मान लीजिए एक इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए हो, तो उसको नॉन अकरेंस की, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको और ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम ए प्राइम या ए बार से डिनोट करते हैं। और तो पी
ए प्राइम और पी ए बार विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। बस इतनी सी बात है। और ये अभी तो आपको ऐसा लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब जब बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। तो चलिए अब थोड़े से एक दो चार क्वेश्चन करते हैं सिंपल, जो आपको पता है क्लास 10th में आपने ऐसा बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज हार्ट और फेस कार्ड। तो इसका मतलब कह रहा है कि भाई या तो जो आपने एक कार्ड ड्रॉ किया या तो वो हार्ट है या वो फेस कार्ड है। अब हमारे पास हार्ट कितने होते हैं, 13 है ना। हार्ट होते हैं 13, टोटल 4 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, हार्ट, क्लब, डायमंड, है ना, और क्लब। तो ये हमारे पास होते हैं। और स्पेड, हार्ट मैं लिख देता हूं एक बार और, हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड, सबके 13 कार्ड होते हैं। अच्छा, और फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, राइट। तो ये 3 फेस कार्ड, और हर एक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो यानी कि टोटल फेस कार्ड जो हो गए, टोटल फेस कार्ड, ये आपको सब पता है फिर भी बता रहा हूं। अच्छा, हार्ट होता है रेड कलर का, और सेम इज डायमंड, राइट। डायमंड इज ऑल्सो रेड, वाइल क्लब एंड स्पेस ये दोनों होते हैं ब्लैक होते हैं, स्पेड इज ब्लैक, ये दोनों ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो 13 हर एक होते हैं। तो रेड कलर्ड कार्ड की बात करें तो 26, और ऐसे ही ब्लैक कलर्ड की बात करें तो 26। अब देखिए, हार्ट 13 और हमारे पास फेस कार्ड 12, लेकिन टोटल हो रहा है 25। लेकिन एक चीज है इसमें, इसके इस हार्ट के अंदर ऑलरेडी 3 फेस कार्ड हैं। तो हमारे पास फेस कार्ड और हार्ट जो टोटल हो गए वो कितने हो गए, 13 प्लस 12 और -3। ये -3 किसके लिए, ये जो रेड, जो हार्ट के अंदर ऑलरेडी फेस कार्ड थे वो, क्योंकि वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। तो हमारे पास हो गए 22। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई फेस कार्ड या रेड या हार्ट आने की, तो वो हो गई 22/52, टोटल कार्ड 52। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सब आप 10th के हिसाब से बड़े आराम से कर सकते हैं ना। अच्छा, एक और देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। अब ब्लैक फेस कार्ड यानी कि कितने हो गए आपके पास, ब्लैक टोटल कार्ड कितने होते हैं, 26 है ना, मैंने बताया था स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक। और अगर ब्लैक है और फेस कार्ड हर एक में 3 होते हैं, तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड हो गए आपके 6। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 6/52। इसको आप सिंप्लीफाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। एक और देखें, प्रोबेबिलिटी दैट नीदर हार्ट नॉर क्वीन, इसमें क्या होगा सोचिए। तो नीदर हार्ट नॉर क्वीन, सबसे पहले तो हार्ट की बात करें, हार्ट होते कितने हैं, हार्ट के हमारे पास 13, क्वीन कितनी हो गई हमारे पास, क्वीन हो गई 4, हर एक में एक क्वीन होती है, तो टोटल 4 क्वीन हो गई हमारे पास। लेकिन इस हार्ट वाले में भी एक क्वीन है, तो इसके अलावा क्वीन कितनी हो गई, 3 लिख लेते हैं चलो यहाँ पे, है ना, एक हार्ट के अंदर ऑलरेडी क्वीन इंक्लूड हो गई, तो ये टोटल हो गए इतने। तो इसने कहा नीदर हार्ट नॉर क्वीन, यानी कि टोटल 52 में से ये दोनों हट जाने चाहिए। तो हमारे पास अब कितने बचे, 16, 52 -16 कार्ड, जो कि नीदर हार्ट नॉर क्वीन है।
तो ये हो गए 36। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 36/52। अच्छा, अब ये रहा, ये क्वेश्चन देखा जाए। एन ओल्ड मैन while dialing a 7-digit telephone number, having dialed the first 5 digits, suddenly forgets the last 2 digits, but he remembered that last 2 digits were different. मतलब क्या हो रहा है कि एक ओल्ड पर्सन है, वो एक टेलीफोन नंबर डायल कर रहा है 7 डिजिट्स का, 5 डिजिट डायल कर ली उसने, उसके बाद एकदम से वो भूल गया कि 5 डिजिट उसने कौन सी डायल करनी थी। लेकिन बस उसे ये पता है कि लास्ट की दो दो डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट करेक्ट नंबर इज डायल्ड, मतलब ये हुआ कि 5 नंबर तो ऑलरेडी डायल कर चुका है वो, अब उसको लास्ट के 2 नंबर डायल करने हैं, और जो कि उसको ये पता है कि भाई ये डिफरेंट है। यानी कि अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करें तो क्या रहा होगा भाई, आप देखो, उसको ये पता है कि डिफरेंट है, तो यानी कि अगर उसने 6th डिजिट अगर उसकी 0 है, ठीक है, 6th डिजिट अगर 0 है तो उसके पास ये क्या है, तो वो 0 के साथ 0 डायल नहीं करेगा, 0 के साथ 1 करेगा, 0 के साथ 2 कर सकता है, 0 के साथ 3 कर सकता है, ऐसे ही अप टू 0 के साथ 9 तक कर सकता है वो, ठीक है। ये हमारा, अगर उसने लास्ट 6th डिजिट अगर 0 रखी, मान लेते हैं वो 0 की जगह 1 हो जाए, तो फिर क्या करेगा, वो 1 नहीं डायल करेगा, वो उसको पता है कि अब डिफरेंट है, तो 1 0, फिर 1 2, 1 3, और ऐसे ही 1 9। तो ऐसे करते करते वो लास्ट में अगर 9 करेगा तो अब 9 के साथ 0 और करेगा, 9 के साथ 1 कर सकता है, या 9 के साथ 8 तक कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, ये देख लो अब आप, टोटल सैंपल स्पेस है ना, 90 हो गए हमारे पास, ऐसे करते हुए 90 हो जाएंगे हमारे पास, टोटल जो हो गए वो 90 एलिमेंट्स हो गए हमारा सैंपल स्पेस में, ठीक है। 90 एलिमेंट्स हमारे सैंपल स्पेस में हो गए, और उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, है ना, कोई एक ही तो करेक्ट होगा, कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 वाला करेक्ट हो, या हो सकता है 9 5 वाला करेक्ट हो। तो इसका मतलब जो डायल द प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्ट नंबर इज डायल्ड, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी 1/90। क्लियर है, आई एम श्योर। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, 4 एप्पल्स and 3 oranges are randomly placed in a line. Find the chance that the extreme fruits are both oranges, given that fruits are all different. अब देखो, फ्रूट्स डिफरेंट है, इसका मतलब आपके पास टोटल फ्रूट्स हैं 7, ठीक, टोटल फ्रूट्स 4 एप्पल और 3 ऑरेंजेस मिला के टोटल 7 फ्रूट्स हैं। तो अगर 7 डिफरेंट चीजें होती हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, ये पीएनसी आ गया है ना, पीएनसी को याद करो, तो 7 डिफरेंट चीजों को अरेंज करने के जो टोटल वेज हैं, टोटल वेज टू अरेंज 7 फ्रूट्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 7, ठीक। अब कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन कह रहा है कि एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस, मतलब मैंने एक एक्सट्रीम पे एक ऑरेंज रख दिया, दूसरे पे दूसरा ऑरेंज रख दिया, और बीच में अब बचे कितने, 5, राइट, 1 2 3 4 5। तो चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा इनके पास लगा देता हूं, है ना। तो ये हो गए, अब इस तरीके से अरेंज्ड है। अब है क्या कि सबसे पहले तो ये 2 ऑरेंजेस कौन से रखने, ये चूज करना पड़ेगा। तो भाई आपके पास टोटल ऑरेंजेस हैं हमारे पास 3, 3 में से कौन से 2 ऑरेंजेस आपको कॉर्नर में रखने हैं, उसका तरीका क्या हुआ, कौन से चूज करने हैं, पहले तो 3C2, मतलब 3 ऑरेंजेस में से 2 ऑरेंज सेलेक्ट करने का तरीका 3C2। अब इन दोनों ऑरेंजेस को आपस में अरेंज करने का तरीका क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये ऑरेंज 1 है या ऑरेंज 2 है, तो इधर मैं 2 रख सकता था, इधर मैं 1 रख सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, तो उनका आपस का इंटरनल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2।
और अब बाकी के बचे 5 फ्रूट्स, ठीक है ना, 2 तो कॉर्नर पे रख दिए ऑरेंजेस, अब आपके पास एक ऑरेंज बचा और 4 एप्पल बचे, यानी कि 5 फ्रूट्स बचे, तो उनकी आपस में इंटरनल अरेंजमेंट कितनी हो गई, फैक्टोरियल 5। ये हमारा कंडीशन के हिसाब से हो गया। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7। तो 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3c2 का मतलब पहले तो फैक्टोरियल 7 को ही कर देते हैं। तो हमारे पास फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक। और 3c2 का मतलब एनसीआर, राइट। ये सब क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। ये आपका 3c2 आ गया आपके पास। और उसके बाद है आपके पास ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, और ऊपर आ गया 3 इंटू 2 ओवर 7 इंटू 6, ये कैंसिल, यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 1/7। तो देखो अब आपको पीएनसी का यूज आएगा और खूब आएगा, है ना। तो बेहतर होगा जो मैंने आपको क्लास 11 में पीएनसी सिखाई थी उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें, नहीं तो प्रोबेबिलिटी के कई सारे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होने ही वाली है। अब क्वेश्चन ये है, इफ 3 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर जॉइंड रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि एक हेक्सागन है आपके पास, उसके 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, है ना। तो सबसे पहले तो एक हेक्सागन बना लेते हैं हम। तो हेक्सागन बनाए पहले, तो ये बन गया हमारा हेक्सागन। अब इसकी वर्टिसेस को कुछ नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो अब देखो जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा इसके अंदर। तो देखो एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, 1 3 5 को ज्वाइन करके। और एक आप सोचो कि ये 2 4 6 को ज्वाइन करके भी आप बना सकते हो, वो भी बना देते हैं चलो। तो एक ये 2 4 6 को ज्वाइन किया, तो ये आपके पास एक और बन गया, यानी कि एक ग्रीन कलर से बना दिया और एक रेड कलर से बना दिया। तो अब इसके अलावा कोई और आपके पास नहीं बन सकते, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन सकते, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की जो बन सकते हैं वो तो सिर्फ 2 बने, ठीक है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल तो और बन सकते हैं, है ना। अब ट्रायंगल बनाने के लिए किसी भी 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करके उससे ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो उसका तरीका क्या होगा, टोटल आप 3 वर्टिसेस को कैसे सेलेक्ट कर लोगे, 6c3 यहां से आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो कर दो, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 बने कुल यहां से, और ओवर 6c3 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। तो ये 6c3 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये हो गई 20। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 2/20 हो गई, यानी कि 1/10 आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा अब जरा ये सैंपल स्पेस देखो, है ना। ये क्या है, थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, ये 10th में किया है, खूब सारे क्वेश्चंस किए उसके ऊपर, बस जस्ट रिकॉल वैल्यू के लिए इसको अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या है, ये हमारे पास 2 डाइसेस हैं, पहले पे 1 आया होगा, दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ऐसे टोटल आपके सामने जो टोटल हो गया वो 36 हो गए। टोटल आउटकम्स हो गई आपके पास 36। अब कुछ सिंपल सिंपल सी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू 2,
एक सम 2 कैसे आ सकता है? सिर्फ एक ही है ना, 1 और 1, ये वाला ही ऑप्शन है हमारे पास, पहले वाला यहां से, तो यहां से सम आ सकता है 2, तो इसका मतलब पहले डाइस पे 1 है, दूसरे पे भी 1 है, तो टोटल हो गया 2। तो लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कि 1 और टोटल सैंपल स्पेस है 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 2 इज 1/36। और आगे बढ़े, सम इक्वल टू 3। अब 3 कैसे कैसे आ सकता है? 1 2 और 2 1 यहां से आ सकता है आपके पास, है ना, एक 1 2 और एक 2 1। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ गई? अब ये 2/36 हो गया, और ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं, चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू 4। अब सम इक्वल टू 4 कैसे आ सकता है? 1 3 3 1 और 2 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/36। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसमें देखो, सबसे ज्यादा जब आप करते चले जाओगे ना, और कर सकते हो, आप खुद ही कर लेना, मतलब सम इज इक्वल टू 7। सम इज इक्वल टू 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/36 है ना। तो सम 7 कैसे आ रहा होगा? 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, ऐसे करके आपके पास ये आ जाएंगे, है ना। तो टोटल आ गए 6/36। अब यही सबसे ज्यादा होती है ना, ये हाईएस्ट होती है। इसके बाद अब आप रिड्यूस होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप सम आगे बढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9, अगर ऐसे आप करते चले जाओगे तो फिर अब आपके पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 12 मिलेगा तो वो क्या होगा? वो सिर्फ 1/36 मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहीं से ही देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम टोटल, यानी कि जो सम है वो प्राइम नंबर आ रहा हो, तो सम जो है प्राइम नंबर कैसे कैसे आ रहा होगा? पहले तो प्राइम नंबर सम कैसे आ रहे होंगे? 2 3 5 7 11, बस यही आ रहा होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमें पता है, 3 हमें पता है, अभी हमने यहाँ पे देखी थी, है ना। 2 3 और 5 एक एक कम हो रहा है एक्चुअली, आप देखो तो 2 पे 1/36 है, 3 पे 2/36 है, ऐसे करके, है ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी? आप कर सकते हो कैलकुलेट, 1/36, फिर 3 आने का सम की प्रोबेबिलिटी है 2/36, 5 आने की थी 4/36, और 7 आने की हमने निकाली 6/36, और उसके बाद 11 की जो आएगी वो 2/36 आएगी। ये आप देख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 3 7 एंड 8 15/36, ये हमारे पास आ गया। यहीं से एक और चीज पूछूं आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों के दोनों जो आपके डाइस है उस पे सेम नंबर आ रहा है, वो क्या क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो वो क्या हो जाएगा? 6/36। तो इस तरीके से आप, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने 10th में भी किए थे, तो इसलिए किया कि थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाए हमारे पास। अच्छा, अब ये ग्राफ आपके सामने है, तो थोड़ा सा मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 on 1 फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 on 1 डाई लिख देता हूं, है ना, 1 डाइस, तो क्या होगा? एक ही आना चाहिए, है ना। तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया? 10/36। सिंप्लीफाई आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, है ना।